सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी। बच्चों, आपको याद है पिछले पाठ में हमने भाषा और व्याकरण पढ़ा था, जिसमें हमने व्याकरण के 3 अंग पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो चलिए उसी में से व्याकरण का एक अंग आज हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार। तो आइए सभी मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले जानिए कि वर्ण क्या होता है। वर्ण यानी कि लेटर। मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं वही ध्वनि लिखित भाषा में वर्ण कहलाती है। इस प्रकार लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सकें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरणार्थ ओ, को, तो, पो, टो आदि वर्ण हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। पानी पीजिए। इस वाक्य में पानी नाम जो कि संज्ञा है तथा पीजिए जो कि क्रियापद है, इन दोनों पदों के संयोग को पृथक यानी कि अलग करने का मूल अव्यय निकल आते हैं जो कि वर्ण है। जैसे कि बच्चों हमने कहा पानी। अब पानी शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, जैसे पो जमा अ जमा न जमा ई, पहले पद में 4 ध्वनियां हैं। आगे देखिए पीजिए, ओ जमा ई जमा जो जमा ई जमा ए, दूसरे पद में 5 ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, मैंने कहा राजू, यह एक शब्द है। राजू पानी पीता है। तो बच्चों जब हम इनके जो एक एक शब्द है, जैसे कि राजू, अब राजू के आप टुकड़े कीजिए। र जमा आ जमा जा जमा ऊ हो सकता है। अब पानी प जमा आ जमा न जमा ई हो सकता है। साथ ही बच्चों पीता पा जमा ई जमा त जमा आ, यानी कि ये जो ध्वनि है, अब ये जो प है अ है, क्या इसके और टुकड़े आप कर सकते हो? प के और टुकड़े करो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी कि बच्चों जो भाषा की मूल इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है, उसको वर्ण कहा जाता है। आगे देखिए, वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। अब बच्चों वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सभी को एक निश्चित क्रम में मिलाने पर वर्णमाला बनती है। बच्चों जब हम कोई भाषा सीखते हैं, उसे सीखने से पहले सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं, लेकिन उन वर्णों को हम एक क्रम से सीखते हैं। यानी कि जब वर्णों को हम क्रम से लगाते हैं उसको वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला का स्वरूप निम्न प्रकार है, आइए जानते हैं। हिंदी वर्णमाला का स्वरूप किस प्रकार है का है? सबसे पहले देखिए बच्चों, स्वर। स्वर क्या होते हैं? ओ आ, ए ई, ओ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। अनुस्वार अंग है और विसर्ग बच्चों अह है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को याद रखिए, इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ अंग जो कि क वर्ग है, चो छो ज झ य जो कि च वर्ग है, टो ठो ड़ ड़ अणे जो कि ट वर्ग है, तो थो द ध न जो कि त वर्ग है, प फ ब भ म जो कि प वर्ग है, य र ल व यह बच्चों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह 4 शो शो सो हो यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो वहीं बच्चों देखिए संयुक्त व्यंजन छ त्र य श्र, जैसे कि छो को जमा शो के मेल से बना है, त्र तो जमा रो के मेल से बना है, य ज जमा या के मेल से बना है, और वहीं बच्चों श्र शो जमा रो के मेल से बना है। आगे देखिए अन्य में आते हैं ड़ और ढ। आगत क्या होता है बच्चों? जो कि किसी ऐसी ध्वनियां बच्चों जो हमारे हिंदी भाषा में नहीं है, हमने किसी और भाषा से उनको लिया है, इसको कहा जाता है आगत। ओ जो ऐसे बच्चों हम लिखते हैं ना, ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज, जो ना ही तो ये ओ है ना ही ये आ है, ओ है, तो इसलिए बच्चों इसको अगत ध्वनि कहते हैं। इसी तरह जो को का के नीचे बच्चों जब हम कोई बिंदी लगा देते हैं तो ये बन जाता है क, ख, ग, फ, ज। ये बच्चों आगत ध्वनियां कही जाती है जो हमारी हिंदी भाषा में नहीं है लेकिन हमने ली है, तो अब हम इसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब देखिए हल चिन्ह क्या होता है? ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में ओ स्वर सम्मिलित होता है। जैसे
मुंह जम ओ, तब जाके बच्चों मुंह बनता है। अतः किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि बच्चों एक बात हमेशा याद रखिए, जो जितने भी व्यंजन होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं इसमें ओ की ध्वनि पहले से ही समाहित होती है, लेकिन जब हमें इस ओ की ध्वनि को हटाना होता है तो हमें उस वर्ण के नीचे बच्चों हल चिन्ह लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जानिए वर्ण भेद यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर्स क्या होते हैं। ध्वनियों का उच्चारण होठों से लेकर गले तक विभिन्न उच्चारण अवयवों की सहायता से होता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। आइए अभी हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए स्वर यानी कि वोवल्स क्या होते हैं। वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतः बोली जा सके स्वर कहलाती है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और हिंदी में बच्चों यह 11 स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो हुए बच्चों स्वर। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वोवल्स। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद 3 होते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय यानी कि एक मात्रा का काल लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दूसरा होता है बच्चों दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर यानी कि लॉन्गर वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का निर्देश करने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे कि ओम। आ ध्वनि अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग आजकल हिंदी में होने लगा है। जैसे कुछ शब्दों को लीजिए, कॉलेज, डॉक्टर, हॉल आदि में ओ ध्वनि पाई जाती है। बच्चों वो आ नहीं ओ है। यह ध्वनि आ और ओ के बीच में स्थित है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों स्वरों की मात्राएं। शब्दों को लिखते समय स्वर का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, मूल रूप में स्वर तथा मात्रा के रूप में स्वर। बच्चों जो स्वर होते हैं उनका प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। आप ऐसे जानिए, मैंने कहा आम, तो बच्चों जो आम है उसमें जो स्वर आ आया है उसे हम अपने मूल रूप में लिखेंगे। अब मैंने बच्चों वही कहा आपसे मामा, तो बच्चों जो आ आया है माँ के बाद तो वह अपने मूल रूप में नहीं है। क्या आप उसे पूरा आ लिखेंगे? नहीं, उसका मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो माँ आ का डंडा, माँ आ का डंडा ऐसे ही पढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों जो स्वर है वो मात्रा के रूप में आया। इसी तरह चाची, तो बच्चों इसमें जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं वो मात्रा के रूप में हो रहा है। इसलिए बच्चों स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। आइए इधर देखिए, स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार है। जैसे कि यहाँ आपको स्वर दिए गए हैं, मात्राएं दी गई हैं और उनका प्रयोग दिया गया है। और हमने पढ़ा जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे कि कल और जल। आ की मात्रा होती है काल और जाल। यहाँ देखो बच्चों ई की भी मात्रा होती है किसान या जिस। ई की भी मात्रा होती है कील या जीभ। ऊ की भी मात्रा होती है कुल रुख। ऊ की भी मात्रा होती है सूत या रूप। री की भी मात्रा होती है कृपा या गृह। ई की भी मात्रा होती है केला या घेर। आई की भी मात्रा होती है सैर या बैल। ओ की भी मात्रा होती है शोर या गोयल। औ की भी मात्रा होती है कौशल या कौन। अब जरा विशेष पे ध्यान दीजिए बच्चों, ओ की मात्रा नहीं होती। हम जानते हैं सभी व्यंजन ओ को मिलाकर ही बोले जाते हैं। अरहित व्यंजन के नीचे हल्का चिन्ह लगा देते हैं। ऊ की मात्राएं र के साथ मध्य रूप में लिखी जाती हैं, जैसे कि रुक, रुपया, रूप आदि। री की मात्रा र के साथ नहीं जोड़ी जाती। श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर भिन्न रूप बन जाता है, जैसे कि शो जमा र, श्रा, श्रम, श्रमिक, ये सब पढ़ते हैं ना बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वर भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए मूल स्वर क्या होते हैं। जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बने हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री। संधि स्वर क्या होते हैं बच्चों? 2 स्वर
जो स्वर दो या दो से अधिक मूल स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, जैसे कि आ ओ जमा अ के मेल से बना है, ई जमा ई के मेल से बना है, ऊ जमा ऊ के मेल से बना है, ए ओ जमा ई के मेल से बना है, आई आ जमा ए के मेल से बना है, ओ आ जमा ऊ के मेल से बना, और वही बच्चों औ अ जमा ओ के मेल से बना है। इनको कहा जाता है संधि स्वर। आगे देखिए अयोग वहा यानी कि अंग और अह, जिसमें बच्चों ये एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण भी हैं, जैसे कि अंग तथा अह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वरों में आते हैं और ना ही व्यंजनों में। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, अतः इन्हें अयोग वहा कहा जाता है। अनुस्वार यानी कि नेजल, जब इसका बच्चों चिन्ह होता है ऊपर एक बिंदी, यह अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि कंठ, हंस, गंगा, अंग आदि। इसका उच्चारण शब्द के बाद होता है इसका उच्चारण स्वर के बाद होता है तथा ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक यानी कि सेम नेजल्स, देखो बच्चों, अनुनासिक जो होता है ऊपर चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका चिन्ह ऊपर एक चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कि हंस, आंख आदि। विसर्ग यानी कि सॉफ्ट एस्पिरेट, ये क्या होता है बच्चों? विसर्ग का उच्चारण हल्के हु की भांति होता है। यह भी अनुस्वार समान स्वरों के बाद प्रयुक्त है। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। अब पढ़ेंगे बच्चों हम व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं पुष्प व्यंजन। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी कि प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। स्पर्श व्यंजन यानी कि प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण से जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से मां तक है, इनकी संख्या 25 है। यानी कि बच्चों क से लेकर मां तक के व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वह हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग से छूती हुई निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, अंतस्थ व्यंजन यानी कि सेमी वोवल, सेमी कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती है तथा इनके उच्चारण से श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है, जैसे कि य, र, ला, वा। इनका उच्चारण करिए बच्चों। जो तुम्हारे मुख से ध्वनि निकलती है और जो तुम्हारी जीभ है बच्चों, वह किसी एक भाग को कम छुएगी, पूरी तरीके से नहीं छुएगी। और साथ ही जब हमारी जीभ जो है बच्चों, वह हमारे मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है और जो हमारी सांस है बच्चों उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, तो ऐसे शब्द 4 है, या, रा, ला, वा। अब देखिए ऊष्म व्यंजन यानी कि सिबिलियंट्स क्या होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बच्चों इन वर्णों को बोलिए जरा। श, श, स, हाँ, जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख के जिस भी भाग से ये निकलते हैं, हमारी जो जीभ है वहां से रगड़ खाते हुए निकलती है, तो बच्चों वहां गर्माहट होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि छ, क जमा शो जमा अ। यह इनसे बनने वाले शब्द हैं बच्चों क्षत्रिय। इसी तरह देखिए त्र, तो जम रो जम अ के मेल से बना है, यानी कि त्राण, त्रिशूल और भी शब्द हो सकते हैं। ज्ञा, ज जम य जम अ के मेल से बना है, जैसे कि ज्ञान, ज्ञानी। श्र, शो जम रो जम अ के मेल से बना है, श्रवण, श्रमिक, श्रम आदि। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि डबल लेटर कॉन्सोनेंट्स। जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कक हुआ, मक्का, चक्कर, चक्की, शक्कर। तो तत हुआ, पत्ता, कुत्ता, सत्तर। ल लल हुआ, यानी कि गल्ला, हल्ला, तल्लीन आदि।
इन्हें कहा जाता है बच्चों द्वित्व व्यंजन, जो दो व्यंजन एक साथ आते हैं जिसमें बच्चों एक व्यंजन आधा आता है, दूसरा व्यंजन पूरा आता है। आगे बढ़ते हैं। स्वनिम ध्वनियां ये क्या होती हैं? हिंदी में कुछ विशेष ध्वनियां भी विकसित हो गई हैं। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियां कहते हैं, जैसे कि ड़ और ढ स्वनिम ध्वनियां हैं। ये दोनों ड़ और ड़े से विकसित हुई है। उच्चारण के समय ड़ ढ ध्वनियों शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती है। शब्द के बीच एवं अंत में ये ड़ ढ में बदल जाती हैं। जैसे कि बच्चों ड़ और ड के उदाहरण देखिए, ड़ आएगा तो बच्चों इससे शब्द शुरू हो सकता है जैसे कि डमरू। अब यही बच्चों जब अंत में आएगा जैसे कि डमरू, डलिया, अड्डा, अब बच्चों जो ड़ है वह देखिए किस तरह प्रयोग होगा, सड़क, पकड़, मोड़ आदि। तो बच्चों जो ड़ है उससे शब्द की शुरुआत नहीं होगी। जब ये शब्द के बीच या अंत में आएगा तो बच्चों इसके नीचे बिंदी लग जाती है, ये ड़ से ड बन जाता है। इसी तरह देखिए ड और ढ, जैसे कि ढक्कन, ढेर, गड्ढा। ठीक बच्चों, ये तो आया अपने मूल रूप में। अब देखिए जब ड़ से ढ बनता है जैसे कि गढ़, पढ़, कड़, तो ये सब बच्चों ढ बन जाता है, यानी कि जब ये शब्द के बीच या अंतिम में आता है तो ये ड़ से ढ बन जाएगा। ये तो हुई बच्चों स्वनिम ध्वनियां। ठीक है, अब देखिए आगत ध्वनियां क्या होती हैं। हिंदी में ऐसी ध्वनियां जो पहले प्रयोग में नहीं थी लेकिन अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। क, ख, ग, ज, प, फ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे ताक, फन, बाग आदि। इसी प्रकार अंग्रेजी की ओ ध्वनि भी आगत ध्वनि है। आइए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण भेद। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का भेद अग्र दो आधारों पर किया जाता है। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर अलग अलग होते हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित है। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कंठय वर्ग, यानी कि जो वर्ण बच्चों हम कंठ से बोलते हैं, अपने गले से बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठय वर्ण कहते हैं, जैसे कि उ, आ, को, खो, गो, घ, अंग, हो विसर्ग वाला कंठय वर्ण है। ये सभी बच्चों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अब देखिए तालव्य वर्ण क्या होते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इ, ई, चो, छो, जो, झो, य, यो और शो तालव्य वर्ण है, यानी कि बच्चों इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वह तालु को स्पर्श करती है। मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा यानी दांतों से ऊपर खुरदरा वाला जो स्थान होता है उसको स्पर्श करती है तो वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि रो, जैसे कि री, टो, ठो, ढो, ढो, अणे, रो और श मूर्धन्य वर्ण है। दंतय वर्ण देखिए कौन से होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है वह दंतय वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि ल, स, त, थ, द, ध, न दंतय वर्ण है। ओष्ठ्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं वे ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण है। इनका उच्चारण करिए तो बच्चों आपको समझ में आएगा। नासिक्य वर्ण, प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोली जाने वाले वर्णों की नासिक्य वर्ण कहते हैं, जैसे कि बच्चों अंग, 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 अंग्या, इया, अण, न और मा नासिक्य वर्ण है। बच्चों आपको याद है कवर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग हमने पढ़ा था, पावर्ग पढ़ा था। ये जो 5 वर्ग पढ़े थे इसका जो बच्चों अंतिम अक्षर होता है उसको पंचम अक्षर कहा जाता है। उन सभी का उच्चारण जो है वो नासिक्य वर्ण कहलाता है। अब देखिए कंठ, तालव्य, कंठ तालव्य, जो वर्ण कंठ एवं तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए और आई कंठ तालव्य वर्ण है। आप दोनों का उच्चारण कीजिए, ए और आई। बच्चे इसमें कंठ और तालु दोनों का ही प्रयोग होगा। कंठोष्ठ्य वर्ण,
कंठ तथा ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि ओ तथा औ। दंतोष्ठ्य वर्ण जो वर्ण दांत एवं ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ये है व और फ। चलिए आगे देखिए, उच्चारण स्थान तालिका बच्चों आपको यहाँ दी गई है। यहाँ पर आपको वर्ण दिए हैं, उच्चारण स्थान दिए हैं, वर्ग का नाम दिया है। आप इन वर्णों को बोलिए, इनका प्रयोग करके देखिए और बच्चों इन्हें अच्छे से याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न यानी कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये क्या होता है बच्चों? प्रयत्न का अर्थ है कोशिश अथवा चेष्टा करना। ध्वनियों यानी कि वर्णों के उच्चारण में होने वाली चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक होता है बच्चों आभ्यंतर प्रयत्न यानी कि भीतरी प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न यानी कि बाहर का प्रयत्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि बच्चों जब हम कोई वर्ण बोलते हैं उसे बोलने से पहले हमें अपने मन के भीतर, अपने मुख के भीतर, अपने कंठ के भीतर जो हमें कोशिश करनी होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। पहला देखो बच्चों विवृत। अब ये विवृत क्या होता है? विवृत का अर्थ है खुला हुआ। अ से औ तक सभी स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला रहता है। अतः अ आ ई ओ उ री ए ऐ ओ औ। तो बच्चों क्या मेरा मुख बंद हुआ? नहीं, खुला रहा। तो यह स्वर जो है वर्ण विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए बच्चों स्पृष्ट। स्पृष्ट से तात्पर्य है छुआ हुआ। इससे उच्चारण के समय किन्हीं 2 अंगों का स्पर्श होता है। जैसे क से म तक सभी व्यंजनों के उच्चारण में यही स्थिति रहती है, अतः ये सभी व्यंजन स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं। स्पृष्ट कहलाते हैं, स्पृष्ट व्यंजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इष्ट विवृत, ये क्या होता है बच्चों? इष्ट से अभिप्राय है थोड़ा। इस प्रयत्न के अंतर्गत मुख कम खुलता है तथा उच्चारण के समय जीभ मुख के विभिन्न भिन्न भागों को थोड़ा थोड़ा छूती है। इसकी सहायता से श श स ह का उच्चारण किया जाता है। चौथा देखिए बच्चों इष्ट स्पृष्ट। इस प्रयत्न के अंतर्गत उच्चारण के समय तालु और जीवा थोड़ी खुली अथवा अलग रहती है। इसके अंतर्गत य र ला व वर्ण आते हैं। तो बच्चों यह थे हमारे आभ्यंतर प्रयत्न यानी कि भीतर होने वाली कोशिश, यानी विवृत, स्पृष्ट, इष्ट विवृत और इष्ट स्पृष्ट, जिसमें बच्चों मुख पूरा खुला रहता है, कम खुला रहता है, जीभ किसी एक भाग को ज्यादा छूती हो। साथ ही साथ बच्चों कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जीभ किसी भाग को कम छूती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। वर्णों को बोलते समय अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनके 2 भेद हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन का आधार, श्वास वायुओं की मात्राओं का आधार। स्वर तंत्री में कंपन, हमारे गले में 2 झिल्लियां होती हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे गले में जो स्वर तंत्री होती है उसके कंपन की बात हो रही है। हमारे गले में 2 झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से कांप कर बजने लगती हैं। इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। स्वर तंत्रियों में होने वाली कंपन अथवा गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं, सघोष और अघोष, यानी कि घोष के सहित और घोष के बिना। पहला देखिए बच्चों सघोष यानी कि वेवरिंग साउंड। ये क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के सभी अंतिम 3 वर्ण, जैसे कि बच्चों जो का वर्ग, आप जरा ध्यान दीजिए, पहले वर्ग में क वर्ग का हमने क्या कहा? सभी वर्ण के सभी अंतिम सभी वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, ग घ अंग, ज झ ञ, ड़ अणे, द ध न, ब भ म तथा य र ला व और सभी स्वर अ आ ई उ ऊ री ए ऐ, ये सभी सघोष वर्ण है। सघोष वर्णों की संख्या बच्चों 30 होती है। अब देखिए अघोष यानी कि नॉन वेवरिंग साउंड क्या होती है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण जैसे कि क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा श श स वर्ण अघोष है। इनकी संख्या 13 है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों श्वास वायु की मात्रा का आधार। इस आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पहले देखिए अल्प प्राण यानी कि नॉन एस्पिरेटेड, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जैसे कि क ग अंग, च ज ञ, ट ड ढ, त द न प ब म तथा य र ला व और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं।
महाप्राण यानी कि एस्पिरेटेड, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ एवं श, श, स, ह महाप्राण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी तथा उच्चारण संबंधी अशुद्धियां और उनका निराकरण। बच्चों, हमने वर्णों को पूरा विस्तार से पढ़ लिया है कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं और किस किस तरह से। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी तथा उच्चारण संबंधी अशुद्धियां और उनका निराकरण, यानी कि उनका क्या समाधान है। भाषा का शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। हम जो कुछ मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। सार्थक ध्वनियों का उच्चारण भाषा का रूप ले लेता है। भाषा के अक्षरों को हम जिस प्रकार बोलते हैं वह उच्चारण कहलाता है। भाषा में उच्चारण का अत्यधिक महत्व है। हिंदी भाषा का लेखन उसके उच्चारण के अनुरूप होता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण लेखक में भी अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। कई बार क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, लापरवाही तथा व्याकरण के ज्ञान के अभाव में या किसी अन्य कारण से त्रुटियां हो जाने पर वे प्रचलित हो जाती हैं। अतः विद्यार्थियों को इस प्रकार की त्रुटियों के प्रति सावधान रहना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसी ही अशुद्धियों को दूर करने हेतु उनके शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, स्वर संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं। आधीन नहीं अधीन होता है, आगामी नहीं आगामी होता है, दावात नहीं दवात, अनाधिकार नहीं, बच्चों यहाँ अंधिकार होना चाहिए, अनाधिकार होता है शब्द, ये गलत लिख दिया है। अनाधिकार, आहार नहीं आहार होता है, नाराज नहीं नाराज होता है, चाहिए नहीं चाहिए, हानि नहीं हानि, व्यक्ति नहीं व्यक्ति, निरोग नहीं निरोग, मधु नहीं मधु, शिशु नहीं शिशु, क्योंकि नहीं क्योंकि, बुद्धि नहीं बुद्धि। ये है बच्चों स्वर संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि परलौकिक नहीं पारलौकिक, अलौकिक का अलौकिक, आयु का आयु, अनुकूल का अनुकूल, कवि का कवि, पुरुष का पुरुष, पारिवारिक का पारिवारिक, पूज्य का पूज्य, प्रश्न का प्रश्न, सांसारिक का सांसारिक, श्रीमती का श्रीमती, अतिथि का अतिथि, निरस्ता का निरस्ता, मुनि का मुनि, पीतांबर का पीतांबर, शून्य का शून्य। अब देखिए बच्चों अल्पप्राण महाप्राण संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि बच्चों गड्ढा नहीं गड्ढा, वृद्ध नहीं वृद्ध, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण, माखन नहीं मक्खन, जिह्वा नहीं जिह्वा, पत्थर नहीं पत्थर, लठ नहीं लठ, बग्घी नहीं बग्घी। री और र की अशुद्धियां, ऋतु नहीं ऋतु होता है, हृदय नहीं हृदय होता है, ऋषि नहीं ऋषि होता है, गृहस्थ नहीं गृहस्थ होता है, पैतृक नहीं पैतृक होता है, ऋण नहीं ऋण होता है, सृष्टि नहीं सृष्टि होता है, पृथक नहीं पृथक होता है, दृष्टि नहीं दृष्टि होता है, स्रोत नहीं स्रोत होता है। आगे देखिए बच्चों, शो शो सो छो छ तथा वो ब संबंधी अशुद्धियां, अशोक अशोक, शक्ति शक्ति, वनस्पति वनस्पति, क्षमा क्षमा, रक्षा रक्षा, क्षेत्र क्षेत्र, शाखा शाखा, कष्ट कष्ट, लक्ष्मी लक्ष्मी, सुषमा सुषमा सुषमा, शिक्षा शिक्षा, नमस्कार नमस्कार नहीं नमस्कार। रा के प्रयोग की अशुद्धियां, कर्म क्रम कर्म कर्म, प्रश्न प्रश्न, उत्तीर्ण उत्तीर्ण, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, पवित्र पवित्र, अर्थ अर्थ, चंद्र चंद्र, कार्यक्रम कार्यक्रम, समुद्र समुद्र, मर्यादा मर्यादा। ज्ञा और गय की अशुद्धियां, ज्ञान नहीं ज्ञान, प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा, ज्ञापन नहीं ज्ञापन, आज्ञा नहीं आज्ञा, योग्य नहीं योग्य, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ। टो ठो का प्रयोग, निष्ठा का निष्ठा, विशिष्ट का विशिष्ट, संतुष्ट का संतुष्ट, घनिष्ठ का घनिष्ठ, अभीष्ट का अभीष्ट, क्लिष्ट का क्लिष्ट। नो रो
ना और अणि की अशुद्धियां, जैसे कि स्मरण नहीं स्मरण, गुण का गुण, गणित का गणित, तृण का तृण, शरण का शरण, आक्रमण का आक्रमण, आचरण का आचरण, निरीक्षण का निरीक्षण, प्राण का प्राण, रामायण का रामायण। पंचम अक्षर की अशुद्धियां, संसार नहीं संसार, अनग नहीं अंग, कंठ नहीं कंठ, संकट नहीं संकट, सूंड नहीं सूंड, शंख शंख नहीं बच्चों शंख, घंटा नहीं घंटा, कुंडली कुंडली, मयंक मयंक, पंखा पंखा। ड और ढ की अशुद्धियां, जैसे कि बच्चों टेढ़ा नहीं टेढ़ा होता है, खिड़की नहीं खिड़की होता है, दृढ़ नहीं दृढ़ होता है, काढ़ना नहीं काढ़ना होता है, सड़ना नहीं सड़ना होता है, प्रौढ़ नहीं प्रौढ़ होता है, मरना नहीं मंडना होता है, बूढ़ा नहीं बूढ़ा होता है, फाड़ना नहीं फाड़ना होता है, चढ़ना नहीं चढ़ना होता है। अनुस्वार और चंद्रबिंदु की अशुद्धियां, वहां वहां, पंख पंख, पांचवा पांचवा, तंग तंग, मूंगा मूंगा मूंगा, कांच कांच नहीं कांच, चांद नहीं चांद, अंश नहीं अंश, जहां नहीं जहां, दांत नहीं दांत, बांसुरी नहीं बांसुरी, जंग नहीं जंग, रंग नहीं रंग, कंचन कंचन, कंगन कंगन। कुछ अन्य अशुद्धियां, आगामी आगामी, कालिदास कालिदास, झगड़ा झगड़ा, साप्ताहिक साप्ताहिक, शेठ सेठ, छोटा छोटा, खाना खाना, जाना जाना, स्टेशन स्टेशन, स्कूल स्कूल, खांगे खाएंगे, मन्ने मैंने, नाज अनाज, पानी पानी, आलू आलू, गाड़ी गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमने कुछ वर्णों की अशुद्धियां पढ़ी हैं। वर्ण संयोग यानी कि कॉन्जुगेशन ऑफ लेटर्स, परिभाषा देखिए, वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जल का उच्चारण जल यानी कि स्वरहीन होने पर संभव नहीं है। यदि बच्चों हम जल बोलें, इसमें से हम चाहें कि ओ निकाल दें, तो बच्चों हम जल नहीं बोल पाएंगे, यानी कि जो जमो ओ जमो ल जमो अ के संयोग से ही जल का उच्चारण संभव है। वर्ण संयोग दो प्रयोग से होता है, स्वर और व्यंजन का संयोग होता है और व्यंजन और व्यंजन का संयोग होता है। वर्ण संयोग शब्दों को जन्म देकर भाषा निर्माण की भूमिका का निर्वहन करता है। स्वर और व्यंजन का संयोग देखिए, सबसे पहले शब्द के अंत में आने वाला स्वर रहित व्यंजन अकेला बोला जाता है, जैसे महान, भगवान, साक्षात, पश्चात आदि। शब्द के प्रारंभ में स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करने के लिए तुरंत बाद स्वर युक्त व्यंजन आना जरूरी है, जैसे स्पष्ट, स्वपन आदि। स्वरों और व्यंजनों का संयोग दो प्रकार से होता है, मात्रा के रूप में और व्यंजनों से पहले। मात्रा के रूप में स्वर का व्यंजन से संयोग देखिए बच्चों, स्वरों के मात्रा रूप एवं व्यंजनों से उनका संयोग निम्न प्रकार होता है। यहाँ देखो बच्चों, आपको स्वर दिए गए हैं, मात्रा दी गई है, स्वर और व्यंजन का संयोग दिया गया है और किस प्रकार ये शब्द में प्रयोग होता है। जैसे कि ओ की कोई मात्रा नहीं है, पहले से ये सभी व्यंजनों में है, को जमो ओ को यानी कि कल, आ की मात्रा आपको दी गई है। इसी तरह सब बच्चों आपको सभी स्वरों की मात्राएं और उनका प्रयोग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों से पहले स्वर का प्रयोग। व्यंजनों से पहले स्वर का प्रयोग भिन्न रूपों में होता है, जैसे कि अब, आम, आज आदि। जब बच्चों व्यंजन से पहले स्वर आता है तो वह अपने मूल रूप में आता है। व्यंजन तथा व्यंजन से संयोग देखिए बच्चों, व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं तथा मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन। इनके संयोग से जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे प्रायः आधा लिखा जाता है, जैसे कि शब्द, स्त्री, कृष्ण आदि। आधे व्यंजन अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं, इनके मिलाने की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। आइए इन विधियों को जानते हैं। जिन व्यंजनों में पाई यानी कि बच्चों एक जो डंडा होता है उसको पाई कहा जाता है होती है, उनकी पाई हटा दी जाती है और अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं, जैसे कि खो, ख्याति ख्याल, गो को लिखेंगे, ग्वाला आरोग्य, घो, विघ्न शत्रुघ्न, जो, अच्छा विच्छेद, जो, ज्वर ज्योति, या पंचम चंचल, अणे कंठ खंड, तो पत्थर प्रत्येक,
थो तथ्य पृथ्वी, धो ध्यान अध्याय, बो शब्द लब्ध, भो सभ्य अभ्यास, मो म्यान चंपक, यो शैया अय्यर, लो अल्प कल्याण, वो व्यास व्यस्त, शो श्लोक प्रश्न, शो कष्ट दुष्ट, सो स्नान स्पष्ट, क्षय भक्षय लक्ष्य, नो न्याय पंथ, पो प्यास अप्सरा, त्रो त्र्यबक स्वतंत्र। ये तो थे बच्चों पाई वाले जिन्हें हम आधे अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बिना पाई वाले व्यंजन जैसे कि अंग, ट, ठ, ड, द, जब दूसरे व्यंजन से मिलाए जाते हैं तब इनमें हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख दिया जाता है। जैसे कि टो, ठ, टट, यहाँ उन्हें पूरा लिखकर अगले व्यंजन को उसकी शिरोरेखा हटाकर पहले वर्ण के नीचे लिख देते हैं। जैसे ठट। अन्य उदाहरण देखिए, यदि बच्चों हम अंग और ख का मेल करेंगे और जो अंग है उसको हम आधा लिखना चाहेंगे तो होगा पंख। देखो आपको दोनों ही रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह भट्टी, लट्ठा, लड्डू और गद्दी। आगे देखिए, क एवं फ का रूप दूसरे व्यंजन के साथ मिलने से क तथा फ हो जाता है, यानी कि बच्चों उनकी जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हटा दिया जाता है। कक यानी मक्खी, मक्खन, क्या, क्लांत, फो हफ्ता, दफ्तर, फ्यूज, मुफ्त। आगे देखिए, रा का अन्य व्यंजनों से संयोग, रा व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते हुए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आधे व्यंजन के बाद रा जुड़ता है तो यह उसके नीचे प्रयुक्त होता है। जैसे प रो प्र यानी कि प्रथम प्रकाश प्राप्त, गो रो ग्र ग्रह ग्रीवा ग्रहण, को रो क्र क्रम चक्र वक्र, वो रो व्रो व्रत तीव्र व्रण। ट और ड़ के साथ र तथा इस रूप में वर्ण के नीचे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ट्रो र ट्र राष्ट्र ट्रक, डो र ड्र ड्रम ड्रामा। हो में र मिलने पर इसका रूप पाई वाले वर्णों की भांति हो जाता है, जैसे कि हिरसव, हिरास आदि। सो में रा मिलाने पर इसका रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे कि स जम र स्र स्रोत सहस्र। जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता तब यह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। रा के इस रूप को रेप कहते हैं, जैसे कि रोम रुम क्रम कर्म धर्म चर्म मर्म, ठीक है। वर्ण पर्ण आदि। अन्य शब्द देखिए, हर्ष, तर्क, निर्वाह, चर्बी, गर्मी, गर्व, सर्व आदि। कुछ वर्ण संयुक्त होने पर भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी वर्णमाला में स्थान पा चुके हैं। जैसे कि बच्चों को जमशो छ बना क्षण, क्षमा, कक्षा आदि। तो जमरा बना पत्र, मित्र, सर्वत्र आदि। अब इसका त्र रूप भी देखने को मिलता है जो मान्य है, जैसे कि पत्रा, मित्र, त्राण आदि। जा जमा या ज्ञान, प्रतिज्ञा, अज्ञान आदि। श जम र श्रवण, श्रेमी, श्री, श्रावण आदि। को जम तक भक्त, शक्ति, अनुरक्त आदि। दो जम द्य विद्या, पद्य, गद्य आदि। शो जम र श्रीगाल आदि। आगे देखो बच्चों, विशेष में द्य एवं ध के रूप में समानता के कारण होने वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए द्य का बच्चों दूसरा रूप भी है, द उसके नीचे हलंत और या रूप को भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विद्या का है विद्यार्थी, जो कि अशुद्ध रूप है। यदि हम धा लिख देंगे वहां पर, देखो इसका शुद्ध रूप आपको दे रखा है। इसी तरह बच्चों विद्यालय में यदि हम द्या में हम धा बना देंगे तो यह अशुद्ध रूप होगा। जैसे कि विद्यालय यहाँ दिया गया है, ये शुद्ध रूप है विद्यालय, ठीक है बच्चों, ये अशुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन द्वित्व बच्चों, ये क्या होता है? जब कोई व्यंजन अपने जैसे व्यंजन से मिलता है, ऐसे संयोग को व्यंजन द्वित्व कहते हैं। यह निम्न प्रकार होता है। को जम को कक, इक्का मक्का, टो टो टट, लट्टू चट्टा। देखो आपको इसी तरह चो चो मोमो तो सभी के मेल दिए गए हैं। विशेष जरा ध्यान दीजिए। का वर्ग आदि पांचों वर्ग, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के दूसरे एवं चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता, केवल संयोग होता है। बच्चों इस बात को आप याद रखेंगे, उनका द्वित्व नहीं होता, उनका संयोग होता है। यानी कि बच्चों जब दो अक्षर एक से जुड़ते हैं वह द्वित्व होते हैं, और बच्चों जब अलग अलग, जैसे क जम ख होगा तो यह कहे जाएंगे संयोग। कख जैसे कि अखड़, मक्खन, मच्छर, इच्छा, पत्थर, कत्था आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ण विच्छेद यानी कि डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर्स। ये क्या होते हैं?
किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि जल, जल को बच्चों यदि हम जल शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ज जमा अ जमा ला जमा आ होगा। इसी तरह कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ला जमा आ, यानी कि बच्चों कोई भी शब्द हो जब हम उसके वर्ण का विच्छेद करने को कहा जाता है तो सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है, उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं जुड़ी होती है उनमें अ की ध्वनि मिली होती है, इसलिए हमें उस व्यंजन से बच्चों अ की ध्वनि को भी अलग करना होता है वर्ण विच्छेद में। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्तनी के प्रमुख नियम। तो बच्चों हिंदी की जो वर्तनी है उसके कुछ नियम है, आइए नियमों को जानते हैं एक एक करके। हिंदी में शब्दों के दो दो रूप प्रचलित हैं, जैसे कि मान्य है वह रूप। गर्मी, तो बच्चों गर्मी, बर्फ बर्फ, सर्दी सर्दी, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा दोबारा, बर्तन बर्तन आदि। दूसरा नियम देखिए, संस्कृत में कुछ शब्दों के दो रूप प्रचलित हैं, जैसे कि कर्ता कर्ता। बच्चों देखो एक में सिर्फ पूरा ता आ रहा है, दूसरे में आधा ता आ रहा है, दोनों ही रूप आपके सामने है। कर्तव्य कर्तव्य, वर्तमान वर्तमान। सरलीकरण के लिए हिंदी में पहला रूप ही रखा गया है, यानी कि बच्चों रूप दोनों ही प्रचलित है, लेकिन आसानी के लिए, यानी कि हमारी भाषा में बच्चों एक रूपता है, भाषा हमारी मानकता की ओर बढ़े, तो हमारे एक होता है ना कि हम किस रूप को मानक माने, किस रूप को शुद्ध माने, तो इसमें से कर्ता कर्तव्य वर्तमान इन शब्दों को बच्चों मानक माना जाता है। अब देखिए इसका तीसरा नियम, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों द्वंद्व समास आप जानते हैं कौन सा होता है, जिनमें और एवं अथवा लगता है, जैसे कि रात दिन, माता पिता, हंसी मजाक, रोना धोना। जब ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, ये बच्चों हिंदी भाषा का नियम है। आगे देखिए, सा से पूर्व योजक का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम सा, काला सा, पहला सा। तो बच्चों जब सा शब्द आता है हम तुलना करते हैं तो उससे पहले भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, तत्पुरुष समास में सामान्यतः योजक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि गंगा जल, ग्रामवासी, राम राज्य आदि। तो बच्चों ये जो तत्पुरुष समास है, जब आप लोगों ने बच्चों पिछली कक्षाओं में समास पढ़े थे उसमें एक तत्पुरुष समास होता है ना, जिसमें हमारे क्या होता है बच्चों, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, तो जो ऐसा समास होता है उसके बीच में योजक चिन्ह नहीं लगाया जाता। आप इस नियम को याद रखेंगे। आगे देखो, अनुस्वार एवं अनुनासिक के भेद का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हंस और हंसा। बच्चों देखो अनुस्वार लगाने पर हंस हुआ जो कि एक पक्षी होता है, और चंद्र बिंदु लगाई तो हंसा होता है जो कि बच्चों हाँ हंसते हैं, यह एक क्रिया है। इसी तरह चंदा और चांद जैसे शब्दों का अंतर स्पष्ट नहीं हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन स्थलों पर य और ई और आई का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है वहां केवल स्वर रूपों का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि नई। तो बच्चों स्वर रूप में आप लिखेंगे नई, उठाए, चाहिए, इनमें क्रमशः नई, उठाई और चाहिए रूप ही मान्य है। बच्चों देखो पहले आपको दोनों ही रूप मिलते, जैसे या के पीछे हम मात्रा लगा देते थे ना, नई हो गया, लेकिन वह मानक रूप नहीं है, ना के बाद आपको स्वर ही लगाना है। इसी तरह चाहिए में बच्चों या के बाद यदि आप ए की मात्रा लगाते हैं तो वह मानक रूप नहीं होगा, आपको वहां पर ए ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ कारक की विभक्ति चिन्हों को अलग लिखना चाहिए तथा सर्वनाम में साथ साथ, संज्ञा शब्दों के साथ कारक की विभक्ति चिन्ह बच्चों अलग रहती है सर्वनाम में साथ साथ। इसका एक उदाहरण देखिए, हमने कहा राम का, तो बच्चों राम में जो का आएगा वो आप साथ में नहीं लिख सकते इस विभक्ति चिन्ह को, क्योंकि राम संज्ञा है इसलिए आपको अलग लिखना होगा। हमने कहा उसका, तो बच्चों उस जो शब्द है वह सर्वनाम है, इसलिए जब आप इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगाएंगे का तो वो उसको आप जोड़कर लगाएंगे, ये कुछ नियम है। आगे देखिए, परंतु यदि किसी सर्वनाम में दो विभक्ति चिन्ह है तो पहले को सर्वनाम के साथ लिखना चाहिए तथा दूसरे को अलग, जैसे उसके लिए। तो बच्चों जो पहला है उसे आप सर्वनाम के साथ लिखेंगे और दूसरे को अलग से लिखेंगे। यदि दो विभक्ति चिन्ह एक साथ में आ जाते हैं तो आप पहले को साथ में लिखेंगे सर्वनाम को, दूसरे को अलग लिखेंगे। बच्चों ये कुछ 8 नियम थे, हिंदी वर्तनी के प्रमुख नियम है, आप इन्हें याद रखेंगे तभी आप अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बलाघात यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों के सभी अक्षरों पर समान बल नहीं दिया जाता। शब्द बोलते समय अर्थ अथवा उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर विशेष पर बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात तथा बलाघात कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। चलिए मेरे साथ इन शब्दों को जरा उच्चारण कीजिए। कमल,
नगर। इन शब्दों के उच्चारण पर अक्षर क्रमशः म और गा पर अधिक बल दिया जाता है। मैंने कहा कमल, तो बच्चों मां पर अधिक जोर दिया गया है। मैंने कहा नगर, तो गा पर बच्चों अधिक जोर दिया गया है। इसी तरह अब इन शब्दों का उच्चारण कीजिए जरा। इंद्र, अग्नि, इनमें जो संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर हैं जैसे कि ई और अ पर जोर दिया गया है। जरा परिभाषा से समझिए। बोलते समय किसी अक्षर अथवा शब्द पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात दो प्रकार के होते हैं, शब्द बलाघात यानी कि स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, वाक्य बलाघात यानी कि स्ट्रेस ऑन सेंटेंसेस। कभी कभी बच्चों हम अपनी भाषा में जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो किसी शब्द पर हम जोर देते हैं ना, उसमें उससे क्या होता है, हम अपनी बात को मतलब उस शब्द पर अधिक जोर इसलिए देते हैं ताकि सामने वाले को उस शब्द का अर्थ पता चले। आइए इसे जानते हैं। शब्द बलाघात क्या होता है? स्ट्रेस ऑन वर्ड्स। शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों में जब किसी पर एक पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे पिता में ता पर, सत्य में सा पर, सफल में फा पर यदि बल देकर ना पढ़ा जाए तो भाषा बड़ी अटपटी सी लगती है। अतः यहाँ क्रम से त स तथा फा पर बलाघात है। आगे देखिए बच्चों, वाक्य बलाघात स्ट्रेस ऑन सेंटेंसेस। किसी वाक्य में जब किसी विशेष शब्द के उच्चारण पर बल दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने सुरेश को पुस्तक दी। तो बच्चों ये एक वाक्य है। अब जरा देखिए बलाघात से इनके अर्थ में किस प्रकार से अंतर आता है। यदि उपरोक्त वाक्यों को सामान्य रूप से पढ़े तो वह अत्यंत साधारण कथन है, परंतु यदि इसे कुछ शब्दों पर बल देकर पढ़ें तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। स्थूल छपे शब्द देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। मोहन ने सुरेश को पुस्तक दी। तो बच्चों जब मोहन शब्द पर हमने अधिक बल दिया है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मोहन ने ही किसी को पुस्तक दी, किसी दूसरे ने नहीं दी। अब सुनो, मोहन ने सुरेश को ही पुस्तक दी। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या अर्थ निकल कर आ रहा है कि सुरेश को ही दी, किसी और को नहीं दी। मोहन ने सुरेश को पुस्तक दी। तो बच्चों केवल पुस्तक दी, हम इस पर जोर दे रहे हैं और कुछ नहीं दिया। तो बच्चों देखा आपने किस तरह अलग अलग एक ही वाक्य पर अलग अलग शब्दों पर जोर देने से अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं। इस प्रकार विभिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। शब्द विशेष के बलाघात के वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्द बलाघात का स्थान निश्चित है, परंतु वाक्य बलाघात का स्थान वक्ता पर निर्भर करता है। वह अपनी जिस बात पर बल देना चाहता है उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।